एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। सो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरी स्टूडेंट्स की ये आ रही थी कि मैम बुक्स समझ नहीं आ रही है कि एनसीईआरटी के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। क्या एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है या एनसीईआरटी पढ़ के हम लोग यूपीएससी निकाल लेंगे, कोई और बुक्स भी चाहिए वगैरह वगैरह करके डाउट्स स्टूडेंट्स के यूजुअली माइंड में आते हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको नहीं पता कि यार एनसीईआरटी पढ़नी भी है तो कौन सी बुक्स पढ़नी है एनसीईआरटीज़ में, एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस क्या है, एनसीईआरटी पढ़े बिना भी क्या हम नई बुक्स की सिर्फ जो एडवांस बुक्स है वो पढ़ सकते हैं या एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी चीज़ें जो आप लोगों के माइंड में होगी वो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के सारे डाउट्स इसमें सॉल्व हो जाएँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ कि एनसीईआरटी क्या है और एनसीईआरटी क्यों हमें करनी होती है। देखिए, एनसीईआरटीज़ को यूपीएससी के फेज़ में एक फंडामेंटल रिसोर्स माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी को अपना बेस बनाना है, फाउंडेशन बिल्ड करना है, तो एनसीईआरटीज़ इज़ द फंडामेंटल रिसोर्स। ठीक है, जो आपको अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में करनी होती है। ठीक है, सो इट्स अ फंडामेंटल रिसोर्स जो आपको करना है, क्योंकि कई बुक्स ऐसी होती है जो आपकी फंडामेंटल्स को बिल्ड करती है। अब वो चाहे आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए पढ़ें एनसीईआरटीज़ को या इवन मेंस के लिए पढ़े, बट ये आपको कहीं ना कहीं आपके फाउंडेशन को बिल्ड करने में, आपके बेसिक्स को बिल्ड करने में, आपके कंटेंट में जब एकदम बिगनर्स हो तो आपको ये स्टार्ट में लेना पड़ता है। ठीक है, बट कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड ही आर्ट होता है या जिनका बैकग्राउंड इसी फील्ड में थोड़ा सा रहता है, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह का, तो वो लोग नहीं पढ़ते क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत अवेयरनेस होती है, उन्होंने पढ़ा होता है अपने, तो वो लोग तो स्किप कर सकते हैं। बट जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही जैसे साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको नहीं पता, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो लोग एनसीईआरटीज़ की तरफ जा सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब एनसीईआरटीज़ में बुक तो बहुत होती है, आप मान के चलिए अराउंड से 35 to 36 बुक्स होती है। ठीक है, अब 35 to 36 बुक्स करना ज़रूरी है नहीं है क्या है, तो देखो अगर आपके पास टाइम है ना, अगर आपका अटैम्प्ट 2026 है, 27 है या इवन आगे की तरफ आप सोच रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है अपनी प्रिपरेशन का तो आप कोशिश करिए कि कर लीजिए और आराम से 6 से 8 महीने लीजिए, एनसीईआरटीज़ को कवर कर लीजिए। बट वहीं अगर मैं कहूँगी आप 2025 में अटैम्प्ट दे रहे हैं, इफ़ यू आर गिविंग अटैम्प्ट इन 2025, तो एनसीईआरटीज़ को मत देखिए अभी। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटीज़ को लेके बैठेंगे। ठीक है, अगर आपके पास प्रिपरेशन में टाइम है, अगर आप 2026-27 वाले एस्पिरेंट्स हैं तो आप एनसीईआरटी कर सकते हैं और आराम से 6 से 8 महीने दे सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करिए आप रहने दीजिए। ठीक है, अब कौन सी एनसीईआरटी बुक्स करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए करनी है, कितनी स्टैंडर्ड्स कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमें कौन सी करनी है, 6 to 12 करनी है या 8th से करनी है या 11-12 की करनी है, क्या है। तो देखो यूजुअली जो रेफ़र किया जाता है वो यही है कि 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती है। ठीक है, बल्कि अगर मैं बताऊँ आपको ज्योग्राफी की बात करूँ, हर किसी में जैसे हमें 6 to 12 नहीं करनी होती, क्योंकि जैसे ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट जो है 6, 7, 8 की ज्योग्राफी जो होती है ना, वो सब कुछ कवर कर देता है 11-12 में, तो आप इसमें स्किप कर सकते हैं ज्योग्राफी में। बट वहीं अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा है 11-12 की ज्योग्राफी सीधा, तो एक बार थोड़ा सा रेफ़र कर सकते हैं। बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ने की नीड नहीं है, राइट, जैसे मैंने अभी आपको ज्योग्राफी बताया। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब कुछ बातें मैं जो बता दूँ आपको पहले से ही, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, पहले चैप्टर का नोट बना लिया, दूसरा पढ़ा दूसरे का नोट, तीसरा पढ़ा तीसरे का। चैप्टर है 5 पेज का, नोट्स बन रहे हैं 6 पेज के या 4 पेज के। कोई फ़ायदा नहीं है यार, आपको ना स्टार्टिंग में सब इंपॉर्टेंट लगेगा। जो बच्चा बिगिनर है ना, अगर वो ए भी पढ़ेगा ना तो उसको लगेगा कि वाह यार ये ए भी नया है मेरे लिए। कुछ भी पढ़ ले उसको सब ऐसा लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता कि अभी इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं, तो कोशिश करिए एनसीईआरटी पढ़ते समय स्टार्टिंग में नोट्स के बारे में ना सोचें। ट्राई नॉट टू फोकस, ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट नोट्स वाइल प्रिपेयरिंग वाइल रीडिंग एनसीईआरटीज़। ठीक है, नोट्स आपको नहीं बनाने शुरू में, क्योंकि आप क्या करोगे ना, पूरा का पूरा सेम उतार दोगे, सब उतार दोगे, कुछ बचेगा ही नहीं। आपको सब इंपॉर्टेंट लगेगा, पूरे नोट्स की जगह ऐसा लगेगा बुक ही लिख दी। ठीक है, तो नोट्स आपको स्टार्टिंग में नहीं बनाने हैं। नोट्स एक तरीके से कोशिश करिए नहीं बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनसीईआरटीज़ तो पढ़ लेंगे, एनसीईआरटीज़ को हम पढ़ते पढ़ते कुछ और चीज़ें कर सकते हैं क्या जो हमारी प्रिपरेशन में हेल्प करे। तो देखिए, एनसीईआरटी के हमेशा
चैप्टर ख़त्म होने के एंड में ना MCQ होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं इवन, ठीक है, जो आपको मेंस में हेल्प करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसको हम कहते हैं। कोशिश करिए उनको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आप MCQ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, आपको समझ आएगा कि यार लिखने की एक कैपेबिलिटी बनेगी, ठीक है। जो आपके बैक क्वेश्चंस है उसमें कोशिश करिए 150 वर्ड्स के आप आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। यही एग्जैक्ट लिमिट होती है आपके जो GS के पेपर होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी क्वालिटी भी इवन अच्छी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि NCERT पढ़ते पढ़ते अगर आपको आंसर राइटिंग भी करनी है तो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखने की आदत डालिए, प्रैक्टिस करिए उनको, कोशिश करिए 150 वर्ड्स आप लिखने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चंस की क्वालिटी इतनी बुरी नहीं होती, ठीक ठाक होती है, क्वालिटी ठीक होती है कि आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं इस तरीके से चीज़ें, ठीक है। समझ आ गया बात। तो आपको जो मेन फोकस रहना चाहिए वो आपका मेन फोकस रहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि NCERTs आप इसलिए ही पढ़ रहे हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक फंडामेंटल आपका बिल्ड हो जाए, ठीक है। समझ आ गई बात। अब ओल्ड NCERT करनी है, न्यू करनी है, यार देखो कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ओल्ड करनी है ओल्ड ले लीजिए, न्यू करनी है न्यू ले लीजिए, बट शुरू कर दीजिए NCERT। अगर आप पे टाइम है तो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मुद्दे की बात कि यार बुक्स कौन कौन सी पढ़नी होती है, ठीक है, कौन कौन सी NCERTs इंपॉर्टेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री से अगर हम बात करें तो पहला हमारा हिस्ट्री है, जिसमें आपको पता है कि 3 तरीके की कैटेगराइजेशन है, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, ठीक है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये 3 तरीके की हमारी हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं सब्जेक्ट्स। तीनों में आप कोशिश करिए कि तीनों की जो ओल्ड NCERTs हैं वो आप रेफ़र करने की कोशिश करिए। कौन कौन सी हैं? अगर मैं बात करूँ आपकी एंशिएंट इंडिया की, तो एंशिएंट इंडिया में आप रेफ़र कर सकते हैं RS शर्मा, ठीक है, RS शर्मा, ओके। मेडिवल इंडिया में आप सतीश चंद्र को रेफ़र कर सकते हैं, सतीश चंद्र, ओके। और मॉडर्न इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो आप स्पेक्ट्रम कर लीजिए, और अगर आप पे बहुत टाइम है तो आप सोनाली बंसल भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, थोड़ी बल्कि है बट अच्छी बुक है, ठीक है, मैं ये रिकमेंड करती हूँ। कई लोग हो सकता है आपको मॉडर्न इंडिया में बिपिन चंद्रा बोले, बट मेरे अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम कर लीजिए, सोनाली बंसल अगर आप पे टाइम है तो, ठीक है। तो ये कोशिश करिए कि आपको ये हिस्ट्री की बुक्स पढ़ के अपना फंडामेंटल तो एटलीस्ट बिल्ड कर लीजिए। ओल्ड हो या न्यू सेम वर्जन है, बट ठीक है, ओल्ड लो या न्यू लो नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती, दैट्स इट। तो ये आपको NCERTs में ये बुक्स करनी है हिस्ट्री के लिए। अगर आपको लगे कि ये तीनों आप सीधा नहीं कर पा रहे, RS शर्मा नहीं समझ आ रही एकदम से, तो आप एंशिएंट इंडिया की तो क्लास 6 की बुक भी है, क्लास 6 की बुक कर लीजिए। मेडिवल के लिए 7th की है, मॉडर्न के लिए 8th की है, 9, 10, 11, 9, 10 आपकी काम की नहीं है, वर्ल्ड है। तो इस तरीके से ये वाली बुक्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी पूछी नहीं जाती है, बट फिर भी कई लोग होते हैं कि नहीं यार पढ़नी तो है ही, सिलेबस का पार्ट है। तो देखो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री भी करनी है तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपकी क्लास 9th की बुक हो गई, इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, क्लास 10th की भी यही है, और क्लास 11th है, ठीक है। तो ये बुक्स आप कर सकते हैं, समझ आ रही है बात। ये तीनों बुक्स आप कर सकते हैं अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है तो। और अगर आपको ये बुक नहीं पढ़नी तो एक बुक और होती है, काफ़ी पुरानी है, ठीक है, ओल्ड बुक कह दीजिए आप, NCERT नहीं तो ओल्ड हिस्ट्री की एक बुक है, जिसका नाम है कुछ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये बुक जो थी वो किसकी है? अर्जुन देव की है, ठीक है। तो ये वाली बुक भी आप पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादातर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 80 to 90% आप इसमें पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी नॉलेज में आपको मिलेगी इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो। मेन हमारा हिस्ट्री का समझ आ गया आपको कि 3 ओल्ड NCERTs आपको करनी है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न की। आप वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप अर्जुन देव से भी कर सकते हैं, या फिर आप क्लास 9, 10, 11 से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री के बाद तो लेट्स से इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स पे तो मैंने आपको पूरा एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे कवर करना है, क्या है। तो इकोनॉमिक्स में आप कोशिश, अब जो बुक्स होती हैं, देखो NCERT अगर मैं बात करूँ तो क्लास 9 की तो बिल्कुल रत्ती बुक है, बहुत ही बेसिक बुक है, मत करिए। 10th में आपकी होती है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके कुछ बुक है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, डिमांड सप्लाई की नॉलेज लेने के लिए, बेसिक समझने के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद हमारी आती है क्लास 11th की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप मान सकते हैं कि यार ये बुक तो बहुत अच्छे से करनी है। इसमें आपकी एलपीजी के बारे में है, 1947 के बाद इंडिया के बारे में है, ठीक है, कि इकोनॉमी कैसी है इंडिया की, और अभी रिसेंट का भी इसमें आपके जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह ये सारी काफ़ी चीज़ें इसमें है। तो दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। इसी तरीके से क्लास 12th की होती है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स करके, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको जीडीपी वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। इसमें आपको जीडीपी की नॉलेज मिल जाएगी, M1 M2 क्या होते हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, गवर्नमेंट बजट क्या है, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, ये बुक कंसेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बट 11th और 12th की बुक इनफ होती है, 10th की आप नहीं भी करेंगे तो चल जाता है, ठीक है। डिमांड सप्लाई के बारे में बेसिक नॉलेज होती है। और इवन अगर आपको ये बुक्स नहीं पढ़नी है, नहीं समझ आती है, तो आप PCB 12 के नोट्स जो हम लोगों ने निकाले हैं लेक्चर्स के साथ हैं ये, तो ये भी रेफ़र कर सकते हैं। इसमें आपके इकोनॉमी के 6 के 6 पिलर सब कुछ कवर हो जाता है। इसके अलावा आपको नीड नहीं है कुछ और पढ़ने की, ठीक है। इवन मैंने बेसिक लेक्चर्स भी दिए हैं इकोनॉमिक्स के, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री है। अभ्यास है इसका यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इवन आपने ये वीडियो जो खोल रखी है ये हमारे यूट्यूब चैनल पर खोल रखी है, राइट। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स। आगे हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, जो कि है हमारा पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में NCERTs कौन कौन सी करनी है, तो देखो पॉलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट NCERTs जो आती है वो है एक तो क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। एक और बुक आती है क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। और क्लास 12th में एक बुक आपकी आती है, देखो 6, 7, 8, 9 वगैरह की तो आप अगर किसी को पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसे नीड नहीं है, ठीक है। बाकी सब इसमें कवर हो जाता है। क्लास 12th में आपकी आ गई पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में है, इलेक्शंस के बारे में है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बुक्स आप कर सकते हैं पॉलिटी के लिए। ये NCERTs है जो पॉलिटीज़ के लिए आपको रेफ़र करनी है, ठीक है। प्रीलिम्स हो या मेंस दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। समझ आ रही है बात? तो पॉलिटी आपको समझ आ गई। फिर उसके बाद आपको पता ही है स्टैंडर्ड बुक्स जो अपनी है लक्ष्मीकांत वगैरह, बट ये चीज़ें इसमें आ जाती है आपको, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट अगर हम देखें ज्योग्राफी, ओके, ज्योग्राफी। तो देखो यार ज्योग्राफी में मैंने अभी बताया आपको 6, 7, 8, 9 की तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो 11, 12 में सब कवर हो जाता है। बट अगर नहीं समझ आती है तो आप एक बार स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो क्लास 12th की जो बुक है जैसे इंडिया, पीपल एंड ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। एक और क्लास 12th की आपकी बुक आ जाती है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में आपकी बुक आ जाती है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ओके। और क्लास 11 की एक बुक और है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो 4 बुक्स हैं NCERT जो आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें आपकी ज्योग्राफी कवर हो जाती है। इवन अगर आपको NCERT रेफ़र करने का मन कर रहा है तो आप 9, 10 की NCERTs इसमें रेफ़र कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। मोर डिटेल्स आपको चाहिए तो आप 9th और 10th की NCERT कर सकते हैं। प्लस इसके साथ आप एटलस अगर कर लेते हैं तो बहुत इनफ है आपकी ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए ये कंटेंट इनफ है। 9, 10 अगर आपको करनी है इन्फॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज 11, 12 प्लस एटलस भी करते हैं तो दैट्स इनफ, ठीक है। समझ आई बात? अगला जो सब्जेक्ट है हमारा वो आ जाता है आर्ट एंड कल्चर, देखिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको पता है एक क्लास 12 की बुक आती है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये बुक इनफ है यार, मोर देन इनफ है आपकी आर्ट एंड कल्चर को प्रिपेयर करने के लिए। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको आर्ट एंड कल्चर की मिल जाती है, ठीक है। और इसके अलावा एक बुक होती है आपकी क्लास 11th की इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये समझ लीजिए क्लास 11th की बुक तो आपको एकदम ऐसे करनी है कि यार
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बट वहीं अगर आपको इंटरेस्ट है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये वाली बुक भी रेफ़र कर सकते हैं क्लास 12 की। पर ये चारों बुक अगर आप कर लेंगे 1, 2, 3 का पार्ट और 4, तो यानी कि आपका आर्ट एंड कल्चर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुगल आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, मतलब जो भी चीज़ें होती है ना इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, डांस फॉर्म्स हो गए, ये सब, ये चारों बुक्स करने से कवर हो जाती है। तो ये चारों बुक्स इज़ इनफ फॉर योर आर्ट एंड कल्चर। ओके, देन कम्स साइंस। देखिए साइंस में ना सारी साइंस नहीं पढ़नी है, हमें इतनी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अगर मैं बात करूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस में, तो आपको इसमें से जो भी फॉर्मूले वाला पार्ट है, ठीक है, कैलकुलेशंस है, उनको तो इग्नोर कर दो, बस कंसेप्ट्स पे ध्यान देना। फॉर्मूलेज वगैरह नहीं पढ़ने, कंसेप्ट्स पे ध्यान देना। जैसे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, आपके मेटल वगैरह हो गए, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। उसके अलावा फॉर्मूलेज वगैरह, कैलकुलेशंस वगैरह नहीं करनी है। उसके बाद अगर आप क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक लेंगे, दैट्स इट। क्लास 12th बायोलॉजी बुक जो भी पूरी नहीं करनी है, क्लास 12th बायोलॉजी बुक में से आपको करना है सिर्फ यूनिट 9, जिसमें आपका आई थिंक चैप्टर कुछ 9, 10, 11, 12, 13 करके होगा, एक बार देख लीजिएगा, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड, और यूनिट 10 जो इकोलॉजी से रिलेटेड है, ऐसा कुछ है। ये वाले आपको सेक्शन कवर करने हैं इसमें, बस पूरी बायोलॉजी की बुक नहीं करनी है 12th की, सिर्फ इसमें आपको ये सेक्शन और ये सेक्शन करना है, ठीक है। आपको पूरा का पूरा अटेंशन साइंस में बायोलॉजी पे देना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको उसमें नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक सब्जेक्ट और आता है, सोशियोलॉजी। अब देखो सोशियोलॉजी वो बच्चे तो करेंगे जिनका ऑप्शनल है, बट एक सोशियोलॉजी आपको भी करना पड़ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लास 11 क्योंकि आपके वो काम आता है, ठीक है। क्लास 11 में जैसे आपकी इंट्रोड्यूसिंग सोशो करके बुक है, और इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शनल है तो आपको पढ़ना ही है। और एक बुक और आती है, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, और एक इंडियन सोसाइटी। ये दोनों बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके GS1 मेंस में ये आता है, इंडियन सोसाइटी वगैरह का पार्ट। तो GS1 मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक्स। थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इतनी नीड नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी मेन से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट। देखो एक तो कमाल की बात ये है कि एक पहला ऑप्शनल ऐसा है, एक ऐसा ऑप्शनल इकलौता है जिसके लिए कोई बुक है, मतलब NCERT है एक तरीके से, ठीक है, जिसमें तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट के लिए, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, उनके लिए तो ये एकदम ऐसा है कि भाई यही पढ़ना है एक तरीके से, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक की बात अलग है, बट ये बुक्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, एक बहुत ही वंडरफुल बुक है ये, ठीक है। तो अगर आप नॉन सोशियोलॉजी ऑप्शनल से भी थोड़ा बहुत आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि वो GS1 वगैरह में आपके काम आ जाएगा, तो आपको ये दोनों किताबें वगैरह थोड़ी बहुत पढ़नी है, ठीक है। समझ आई बात। तो ये कुछ NCERT बुक्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़नी है। सब कुछ नहीं पढ़नी, कुछ कुछ चीज़ें ही पढ़नी है, बट ये आपको ज़रूर है पढ़ना, ठीक है। समझ आ गई बात। कोई भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए कि कौन सी NCERT पढ़नी है, क्या है। और इवन अगर आपको कोई भी NCERT में किसी भी कंसेप्ट में डाउट होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप हमारे WhatsApp नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मेंटर्स आपको कनेक्ट करके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। दिस इज़ आवर WhatsApp नंबर, व्यास IAS। कोई भी तरीके का डाउट है तो आप इस पर मैसेज कर दीजिए, हमारे मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच।